अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं नूरजहाँ के मकबरे पर। चले आए अंदर से चल के देखते हैं कैसा है। कहते हैं कि नूरजहाँ को लाहौर शहर से ख़ास लगाव था और इस ख़ास लगाव के बायस नूरजहाँ ने जहांगीर की वफ़ात के बाद ज़्यादातर वक्त लाहौर में ही गुजारा। शहर लाहौर के करीब दरियाए रावी के दूसरे पार उस ज़माने में तो ये शादरा एक अलग इलाका कहलाता था, लेकिन बहरहाल अब ये लाहौर में ही शामिल है। शादरा की जगह पे जब अकबरी अहद कहलाता है और अहद जहांगीरी में सबसे खूबसूरत बाग कासिम खान का था, जो कि नूरजहाँ ने अपनी ख्वाहिश पर मुग़ल इमलाक में शामिल कर दिया और इसका नाम दिलकशा बाग रख दिया। इस बाग की एक सीध में नूरजहाँ के शौहर जहांगीर और दूसरे अहाते में उनका जो भाई है आसिफ जहाँ, और इस सिरे पे नूरजहाँ का मकबरा था। बाद में इसको दो हिस्सों में काट दिया गया, बीच में से रेलवे लाइन गुजार दी गई और आसिफ जहाँ अकबरी सराय और जहांगीर का मकबरा अलग हो गया और नूरजहाँ का बिल्कुल अलग हो गया मकबरा। नूरजहाँ ने दिलकशा बाग के बाहर एक महल भी तामीर किया जिसकी दीवारें दिलकशा बाग के साथ मुत्तसिल थीं। इसी महल के जुनूब की जानिब 4 छोटे छोटे बाग थे जिनका छोटे छोटे थे 100 गज़ के करीब उनका अरस्ता समझ लें। इस जगह को चार चमन का नाम दिया गया था और इसके वस्त में नूरजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में अपना ये मकबरा जो आपको नज़र आ रहा है ये तामीर करवाया, जिस पर 4 बरस में लगभग 3 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हुई। मकबरे की बुनियादी तामीर में संग सुर्ख का इस्तेमाल किया गया और एक एशियाई खूबसूरत गुंबद भी तामीर किया गया जिसका अब कोई नामो निशान बाकी नहीं है। कहते हैं कि इस पर गुंबद था एक। खैर, मकबरे की जनूबी सीध में एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई थी, ये तारीख़ हमें बताती है, जबकि अब वहाँ कोई ऐसी मस्जिद नज़र नहीं आती है। ये सामने से बिल्कुल नूरजहाँ का आपको मकबरा नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा एक अहाता है। और इसी तरह जैसे कामरान की बारादरी अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखी थी, उसका जो डिज़ाइन था बाहर से, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, महराब की बात कर रहा हूँ, 3 महराबें और बीच में एक सेंट्रल महराब, उसी तरह का डिज़ाइन है। कोने पे ब्रिज है और आपको कॉर्नर से नज़र आ रहा है। तमाम जगह से यकसा सीध में और एक यकसा साइज़ में ये मकबरा बना हुआ है। इसकी तामीर में संगे मरमर, कहीं कहीं पे संगे अबरी, संगे ज़रमा, सुर्ख पत्थर के अलावा दीगर कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए थे। उस ज़माने में मकबरे के चारों तरफ हौज़ थे और जिनके खंडरात अभी दिखाई देते हैं। बहरहाल ये जो आपको सामने एक चबूतरा सा नज़र आ रहा है मेन गेट के आगे, ये असल में तहखाने में जाने का रास्ता है नूरजहाँ के मकबरे का। इस पर हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। इस मकबरे की इमारत अजीब तरह की बनाई गई है। तमाम इमारत महराबदार कालबूती हैं। कालबूती कहते हैं ऐसी महराबों को जो ऊपर से ना बिल्कुल आर्च की शक्ल में ना हो बल्कि थोड़ी सी नोक हो। तो इसमें से पर्शियन, मुग़ल के साथ साथ पर्शियन, ईरानी स्टाइल भी झलकता है बहुत ज़्यादा। हर एक सिम को 7-7 दहन, तमाम मकबरे के बैरूनी तौर पे फिर 28 दहन हो जाते हैं और बीच में 4-4 कॉरिडोर्स हैं जो कि नूरजहाँ की क़ब्र पर इख्तिताम पजीर होते हैं। मकबरे का जो वस्त है उसमें एक अलग सूरत दी गई है, वो भी हम देखते हैं। अभी जो ये आपको नज़र आ रहे हैं चारों तरफ से 4-4 कॉरिडोर्स, और अभी हम वस्त में आ गए जिसमें नूरजहाँ की कब्र के साथ उसकी जो लाडली बेटी थी, लाडली बेगम जिसका नाम था, नूरजहाँ की बेटी, उसकी कब्र भी मौजूद है। तो ये दोनों कब्रें साथ साथ मौजूद हैं। संगे मरमर का ये पूरा स्ट्रक्चर है नूरजहाँ की एक्चुअल कब्र का। मकबरे का जो वस्त है इसमें एक चबूतरा, और जैसे आपको नज़र आ रहा है चबूतरे के ऊपर 2 कब्रें, जैसे मैंने आपको बताया, एक नूरजहाँ बेगम मलका ज़मानी और दूसरी उनकी दुख्तर लाडली बेगम। इस पूरे स्ट्रक्चर की भी छत कालबूती है। कालबूती जैसे मैंने आपको बताया था कि ईरानी स्टाइल, जिसमें महराब की ज़रा सा नोक होती है, ऊपर बिल्कुल आर्च नहीं होती। बाहर से भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हर तरफ से 3-3 दर हैं और बीच में एक सेंट्रल दर है जहाँ से कॉरिडोर अंदर तक जाते हैं और तमाम कॉरिडोर के जो हैं वो नूरजहाँ के मकबरे पे ख़त्म होते हैं। तारीख़ हमें ये भी बताती है कि ये मकबरा भी शाहजहाँ अहद में नहायत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, अंदर का चबूतरा और दोनों कब्रें संगे मरमर की थी और बाहर की दीवारों पर संगे सुर्ख था। तो फ़र्श
जो है वो संग अबरी का था। जब उसके भाई आसिफ जा के मकबरे का पत्थर उतरा, आपने देखा है कि उस मकबरे का क्या हाल हुआ है, तो वही आफत इस मकबरे पे भी आई। फिर सब पत्थर महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म पर उतार लिया गया और मकबरा एक तरीके से नंगा कर दिया गया। अब ये दोबारा से हुकूमत कंस्ट्रक्ट कर रही है इसकी बैरूनी दीवारों को, और अंदरूनी तौर पे मेंटेनेंस की जा रही है इसकी। तो जब उस ज़माने में फिर तहखाने का जब दरवाज़ा खोल के देखा गया तो मालूम हुआ कि दोनों लाशों के जो लकड़ी के संदूक हैं वो रखे हुए हैं वहाँ पे। तो जनाता उन्होंने उसमें से जिस्म निकाले और लाशें उस ज़मीन में दफनाई। तो अब जो लाशें दफन हैं नूरजहाँ की, वो उस तहखाने में दफन है, और फिर उसकी जो है ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। समझें बहुत अरसे वहाँ पे लोग जाते रहे और गंदगियाँ भी फैलाते रहे, लेकिन बहरहाल तो सिख दौर में सबसे ज़्यादा इस मकबरे के साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन अंग्रेज़ सरकार के अहद में भी काफ़ी इस पे सिलसिला, इस पे जुल्म सितम कम नहीं हुआ। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से रेलवे लाइन गुजारी तो इसकी चारदीवारी को गिरा के और फिर इस मकबरे को जहांगीर का जो मकबरा था और सराय शाहजहानी जो कहलाती है अकबरी सराय और मकबरा आसिफ जहाँ, उनसे अलग कर दिया बिल्कुल ही। ये वो रास्ता है जो अब तहखाने में जाता है, जहाँ पे एक सीमेंटेड समझ लीजिए आपको फ़र्श है और नूरजहाँ की कब्र वहाँ पे मौजूद है। तारीख़ हमें यही सबक देती है कि मलका हिंदुस्तान कहलाने वाली औरत आज इस कब्र में दफन है। उस ज़माने के रिवाज के लिहाज से पर्दादारी को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों कब्र तहखाने में बनाई गई थी, और बाद में इस जगह को देहाती लोग बदकिस्मती से बतौर बैतुल खला भी इस्तेमाल करते रहे। अभी भी मकबरे की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके इर्द गिर्द काम चल रहा है, और थोड़े अरसे से मकबरे की चारदीवारी भी बनाई गई है थोड़े अरसे में। तो मकबरे की असल हुदूद से काफ़ी अंदर होने की वजह से इसका रकबा जो है ओवरऑल बहुत कम हो गया है। 70s में कुछ काम हुआ था यहाँ पे, और कुछ दीवारें अभी तक बग़ैर पत्थर की ही हैं, और दोनों कब्रें भी जो हैं उनके तावीज़ जो है वो कुछ इधर उधर नज़र आते हैं। ये जो इसकी अंडरग्राउंड जो समझे मंजिल है, ज़मीनी मंजिल जो कहलाती है, इसके चारों जानिब रोशनदानों के लिए सफ़ेद जालियाँ नस्ब की गई थी। किसी ज़माने में हो सकता है वो संगमरमर की हों, बहरहाल अब तो सीमेंटेड जालियाँ हैं, लोग उखाड़ के ले गए होंगे, या उस दौर में जब मैंने आपको बताया कि इस पूरे मकबरे से संगमरमर को उखाड़ा गया तो ये भी उखड़ गया होगा। अब तो कुछ निशानियाँ उसकी रह गई हैं जो शायद ना उखड़ सकी हों। बहरहाल तो जहाँ पे नीचे इसके कब्र है नूरजहाँ की, उसके चारों तरफ भी कहते हैं वहाँ पे एक सुरंग भी थी जो कि कहीं जाती थी, अब पता नहीं कहाँ जाती थी, अब वो बंद हो चुकी है बहरहाल। और उसके अंदर जाने वाले लोग जो है उस मकबरे के नीचे जो चकोर कमरा बना हुआ है, अपने साथ कोई लाइट वाइट लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है नीचे। बहरहाल तो कहीं कहीं पे काशीकारी के नमूनाजात भी देखने को मिलते हैं मकबरे की बैरूनी दीवारों पर। अंदरूनी पे तो पता नहीं, शायद नहीं हुआ होगा उस ज़माने में काम, क्योंकि संगमरमर लगा होगा इस पर पूरा और वो उखाड़ लिया गया, तो इसलिए पता ही नहीं है। अब तो बहरहाल लोग जो है वो कुछ अजीब तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। बहरहाल तो नूरजहाँ के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि कई सदियाँ कबल इस खातून ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी बहुत से प्रैक्टिकल काम किए थे, और ये मकबरा आज इसका ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की तवज्जो चाहता है। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है, दरवाज़े मेहराबी हैं, रविशें हैं, बाग के लिए एक वसी रकबा है, तो इस यादगार को मज़ीद संभालने की ज़रूरत है। एहसान दानिश बड़े अच्छे शायर हैं, तो उनकी नज़म है एक नूरजहाँ के मज़ार पर, उसके चंद शेर हैं कि शादरा की ये ज़मीं ये गम व इबरत का दियार, ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ गर्दिश दौरा का शिकार, खस्तकी बूढ़े खसो खार पे छाई हुई, कोहनगी बोलते माहौल पे मंडलाई हुई, खुश्क मिट्टी पे ये सूखी हुई बूंदों के निशान, बीतते वक्त पे दम तोड़ते लम्हों का गुमा, नीलगों धुंध के दरिया में ये ठंडक का रचाव, ये अंधेरों के मुज़ाफ़ात धुंधलकों के पड़ाव, ये ज़ुबू हाल फ़िज़ा नूर जहाँ का ये मज़ार, जिसको हर वक्त है घेरे हुए राहों का गुबार।
नूरजहाँ का ये कहना था कि मैंने सारा लाहौर ख़रीद लिया। मुग़ल सल्तनत की इंतहाई ताकतवर मलका नूरजहाँ तारीख़ के औराक़ पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक और हर दौर की ख़वातीन में एक अलग हैसियत से जानी जाती है। शहनशाह जहांगीर के अहद में तो इनके नाम का सिक्का भी जारी किया गया था और इस सिक्के की कीमत कहते हैं बादशाह के अपने सिक्के से भी ज़ायद थी। अहद जहांगीरी में बादशाह के हर अहम फैसले के पीछे कहते हैं नूरजहाँ का हाथ होता था और उसकी शोहरत का एक सबब जहांगीर की ज़िंदगी के अफसानवी इश्क के मरकज़ी किरदार के तौर पर भी होता है। दरबार सियासत में नूरजहाँ के असर और रसूख के बाइस मलका के करीबी रिश्तेदार इंतहाई अहम ओहदों पर फाइज रहे और अहले ईरान का मुगलिया दरबार में उस ज़माने में, क्योंकि नूरजहाँ का ताल्लुक़ ईरान से था, बहुत ज़्यादा अमल दखल जारी रहा। वज़ारत उज़्मा, सपे सलारी और बंगाल की गवर्नरी तक नूरजहाँ के करीबी रिश्तेदारों के कब्ज़े में थी। यहाँ तक कि मलका की दाई को भी सदरुन्निसा का खिताब दिया गया। यहाँ भी बहुत सारे पुराने दरख्त नज़र आते हैं जो हमेशा से मेरी दिलचस्पी के हामिल होते हैं। तो यहाँ भी एक दरख्त था, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाता हूँ दरअसल। तो शौहर और दामाद की मौत के बाद नूरजहाँ ने जब उमूर मुमलिकत से किनारा कशी इख्तियार की तो नूरजहाँ ने गरीब और यतीम लड़कियों की बहबूद के लिए बहुत काम किया और सैकड़ों लड़कियाँ अपने हाथ से ब्याहीं। नूरजहाँ जहांगीर की वफ़ात के 18 बरस बाद तक ज़िंदा रहीं और 72 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस दिन का इंतज़ार कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहा करें। ये इस दफ़ा नूरजहाँ के मकबरे का विज़िट काफ़ी महंगा पड़ गया हमें, वो इस सेंस में कि जाते हुए भी फ़्लाइट हमारी 5 घंटे लेट हो गई और हम इस तरह खाली लाउंज में बैठे रहे, और 5 घंटे लगभग आपको लाउंज में अगर कभी बैठना पड़ा हो तो आपको अंदाज़ा होता है उस कोफ्त का। और रात के तकरीबन समझें 3 बजे फिर हम कराची बड़ी मुश्किल से वापस पहुँचे। आखिर में उसी तरह कुछ तस्वीरें देखते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।